पाइथन। ज्यादातर लोग इसे इसकी सिंप्लिसिटी के लिए जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जब हम कोड की बस एक लाइन लिखते हैं तो पर्दे के पीछे कंप्यूटर के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी अंदर की दुनिया को समझेंगे। सोर्स कोड के टेक्स्ट से लेकर मशीन के एक्शन तक की पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे। चलिए इस एक बहुत ही सिंपल सी लाइन से शुरू करते हैं। a इज इक्वल्स टू 256। ये शायद पाइथन में सबसे बेसिक काम है जो हम कर सकते हैं, एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना। ये जितना सिंपल दिखता है ना, इसके पीछे उतनी ही गहरी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस छिपी हुई है। तो सवाल यही है, जब हम एंटर दबाते हैं तो असल में होता क्या है? ये टेक्स्ट हमारे कीबोर्ड से निकलकर कंप्यूटर के प्रोसेसर तक कैसे पहुंचता है और फिर एक एक्शन में कैसे बदलता है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्स्ट एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में कैसे बदलता है। फिर हम उसे मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद हम वर्चुअल इंजन के अंदर झांकेंगे, ये समझेंगे कि मेमोरी कैसे मैनेज होती है, और आखिर में पाइथन के कुछ हिडन ऑप्टिमाइजेशंस को अनकवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है हमारे लिखे हुए ह्यूमन रीडेबल कोड को एक ऐसे ब्लूप्रिंट में बदलना जिसे मशीन समझ सके। यहीं से पाइथन इंटरप्रेटर अपना काम शुरू करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 मेन स्टेप्स में होता है, टोकनाइजेशन और पार्सिंग। पहले कोड को उसके सबसे छोटे ग्रामेटिकल हिस्सों में तोड़ा जाता है और फिर उन हिस्सों को एक साथ जोड़कर एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसे ऐसे समझिए, टोकनाइजेशन हमारी लाइन a इक्वल्स टू 56 को 3 अलग अलग हिस्सों या कहें टोकन्स में ब्रेक कर देता है। ये a को एक नेम की तरह पहचानता है, इक्वल्स को एक इक्वल्स ऑपरेटर की तरह और 256 को एक नंबर की तरह। तो अब हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि मीनिंगफुल पीसेस हैं। टोकन्स बनने के बाद पार्सर काम में आता है। पाइथन के रीसेंट वर्जन्स में एक मॉडर्न पेग पार्सर का इस्तेमाल होता है। इसका काम इन टोकन्स को लेना और एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री यानी AST बनाना है। इसे कोड का एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं जो दिखाता है कि कौन सा हिस्सा किससे जुड़ा है। आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही रीसेंट चेंज है। पहले पाइथन एक पुराने LL1 पार्सर का इस्तेमाल करता था। पेग पार्सर पर स्विच करना एक बड़ा अपग्रेड था जिसने लैंग्वेज को और बेहतर बनाने के नए रास्ते खोल दिए। तो PEG पार्सर इतना बेहतर क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये एम्बिग्युइटी को खत्म करता है, यानी कोड को समझने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है। ये कॉम्प्लेक्स रूल्स को आसानी से हैंडल कर सकता है और सीधे AST बना सकता है जिससे पूरी प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इस अपग्रेड का मतलब है कि पाइथन की ग्रामर अब आसानी से इवॉल्व हो सकती है, जिससे फ्यूचर में नए और पावरफुल फीचर्स आ सकते हैं। तो अब हमारे पास लॉजिकल ब्लूप्रिंट यानी AST तैयार है। अगला कदम है इसे एक ऐसी भाषा में बदलना जिसे पाइथन का इंजन सीधे समझ सके। इस भाषा को कहते हैं बाइट कोड। जहां सोर्स कोड हमारे पढ़ने और लिखने के लिए होता है, वहीं बाइट कोड पाइथन वर्चुअल मशीन के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन सेट है जिसे पाइथन असल में रन करता है। तो हमारी वो एक लाइन a इज इक्वल टू 256 असल में इन 2 बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस में बदल जाती है। पहला, लोड कॉन्स्ट वैल्यू 256 को मेमोरी स्टैक में डालता है और दूसरा, स्टोर नेम उस वैल्यू को a नाम के साथ जोड़ देता है। बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल। अब हर बार ये प्रोसेस दोहराने के बजाय पाइथन बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये इस बाइट कोड को .pyc फाइल्स में __ पाई कैशे फोल्डर के अंदर सेव कर लेता है। अगली बार जब हम स्क्रिप्ट चलाते हैं तो पाइथन सीधे इसी फाइल का इस्तेमाल करता है, जिससे प्रोग्राम काफी तेजी से शुरू होता है। ठीक है, अब हमारे पास बाइट कोड है, लेकिन इसे चलाता कौन है? ये हमें पाइथन के दिल में ले जाता है, द पाइथन वर्चुअल मशीन या PVM। PVM पाइथन का रन टाइम इंजन है। आप इसे एक जायंट लूप की तरह सोच सकते हैं जो हमारे बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता है। ये स्टैक बेस्ड है, जिसका मतलब है कि ये ऑपरेशंस करने के लिए डेटा को एक स्टैक पर पुश और पुल करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने लोड कांस्टेंट और स्टोर नेम के साथ देखा था। ये समझना जरूरी है कि पाइथन एक लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है और PVM एक इम्प्लीमेंटेशन। सी पाइथन डिफॉल्ट है, लेकिन जाइथन जैसे दूसरे भी हैं जो जावा वर्चुअल मशीन पर चलते हैं, और पाई जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है।
मजे की बात यह है कि वे सभी एक ही बाइट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही पीवीएम हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो ऑब्जेक्ट्स बनाता है और मेमोरी का इस्तेमाल करता है। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन इनविजिबल प्रोसेस की ओर ले जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट। और अच्छी बात यह है कि पाइथन इसे हमारे लिए ऑटोमैटिकली हैंडल करता है। पाइथन की स्ट्रैटेजी 2 हिस्सों वाली है। प्राइमरी मैकेनिज्म को कहते हैं रेफरेंस काउंटिंग। हर ऑब्जेक्ट एक काउंट रखता है कि कितनी चीजें उसे रेफर कर रही हैं। जैसे ही वो काउंट 0 होता है, ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है। लेकिन ये हमेशा काफी नहीं होता, इसलिए एक बैकअप सिस्टम भी है, एक गार्बेज कलेक्टर। ये गार्बेज कलेक्टर जनरेशनल है। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। ये नए ऑब्जेक्ट्स को जनरेशन 0 में रखता है और उन्हें अक्सर चेक करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्वाइव कर जाता है तो उसे पुरानी जनरेशन्स में प्रमोट कर दिया जाता है, जिन्हें कम चेक किया जाता है। इससे पूरी प्रोसेस बहुत एफिशिएंट बन जाती है। परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो पाइथन में कुछ हिडन ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो इसे पर्दे के पीछे तेज और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर देखते नहीं हैं, लेकिन ये एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। इन ऑप्टिमाइजेशंस में से एक को समझने के लिए यहाँ एक क्लासिक पाइथन पजल है। अगर आप इंटरप्रेटर में 256 is 256 टाइप करें तो ट्रू आता है, लेकिन 257 is 257 टाइप करने पर फॉल्स आता है। ऐसा क्यों है, जबकि दोनों नंबर तो आइडेंटिकल हैं? इसका जवाब इस रेंज में छिपा है। जब पाइथन शुरू होता है तो वो -5 से लेकर 256 तक के सभी इंटीजर्स के लिए पहले से ही ऑब्जेक्ट्स बना लेता है और उन्हें मेमोरी में रख देता है। इस टेक्निक को स्मॉल इंटीजर कैश कहते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय पाइथन बस पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट को रीयूज़ कर लेता है। यही वजह है कि 256 के लिए 2 वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, लेकिन 257 के लिए जो रेंज से बाहर है वे 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं। ये एक बहुत ही क्लेवर मेमोरी और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है। तो कोड की एक सिंपल सी लाइन से हमने टोकन्स, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स, ट्रीज, बाइट कोड, वर्चुअल मशीन, मेमोरी मैनेजमेंट और हिडन ऑप्टिमाइजेशंस की पूरी दुनिया को अनकवर किया है। ये हमें एक फाइनल थॉट पर लाता है। किसी भी सिस्टम की असली मास्टरी सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझने में है कि वो कैसे काम करता है।